की आत्माएं और अपने मऊ के सस्यावला धरित्री पे इस पावन समारोह के कुशल संचालन कर रहे संचालक महोदय, आपको धन्यवाद। मंच पर विराजमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर अग्रवाल जी और हम लोगों के गार्जियन, मैं जहां तक समझता हूं इस भवन में हाल में मऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बनवाने में स्वर्गीय कल्पनाथ राय का योगदान अद्वितीय रहा, इसलिए मैं उनके प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। और आज उनका जन्मदिन है, उनको मैं हृदय से नमन करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। यह जो कोर्ट न्यायालय मऊ कोर्ट बनी, यह चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय के तर्ज पर बनी हुई न्यायालय है। इसके लिए कल्पनाथ राय की वह और ऐसे नेता को नमन किया जाना चाहिए जिसने मऊ के विकास में योगदान। वो ऐसे जिला न्यायालय के साथ साथ जब हम इस बिल्डिंग के हॉल में बात करते हैं तो जिस व्यक्तित्व का समूर्त रूप एक अधिवक्ता के रूप में जिसने मऊ के अधिवक्ताओं का नाम विधान परिषद तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे दयाराम पाल जी जो हम लोग यह भवन उनके योगदान से बना है, मैं इसलिए उनका भी हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। निवर्तमान अध्यक्ष, योग्य पिता के योग्य पुत्र पाल साहब और परिवार न्यायालय के न्यायाधीश रिजवानुल साहब, अनिल कुमार भट्ट जी, मोटर क्लेम ट्रिब्यूनल के चेयरमैन साहब, अन्य न्यायिक अधिकारीगण, एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन और लोकप्रिय महामंत्री हरिद्वार राय जी, मेरा इनसे थोड़ा विशेष लगाव है जिसे मुझे कहने में कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना के विश्वविद्यालय से मैंने विधि महाविद्यालय से मैंने लॉ किया, वहीं से मैंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण की और मुझे गुरु के रूप में एसपी राय साहब ने पढ़ाया। तो हरिद्वार राय जी से मेरा परिचय उन्होंने कराया था और इसलिए हरिद्वार राय जी जब महामंत्री बने और मैंने कार्ड में पढ़ा, इन्होंने मुझे फोन करके भी नहीं बताया कि मैं महामंत्री हो गया हूँ। मैंने जब कार्ड में पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई, मिलने पर मैंने इनको बधाई दिया आपके हुआ, इसके लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। नवनिर्वाचित सभी उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी व अन्य समस्त सदस्यगण, पदाधिकारीगण, आप सबको निर्वाचन की मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवर्तमान सभी अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारीगण, आपने कुशलता पूर्वक बार एसोसिएशन के बाईलॉज के मुताबिक निर्धारित समयावधि के भीतर चुनाव कराकर चुनाव संपादित करवा दिया, इसके लिए आपको बारंबार बधाई। और इसलिए मैं अध्यक्ष महामंत्री को भी बधाई, महामंत्री जी को भी बधाई देता हूं और पदाधिकारीगण को बधाई देता हूं कि आपने जस का तस कर देनी चल गया। बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पे अगर बात होती है तो मैं तो समझता हूं अधिवक्ताओं की जबान ही, उनकी वाणी ही शपथ होनी चाहिए। अधिवक्ता एक कर्मी, विद्वत्ता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति होता है। अधिवक्ता को जो मैं अधिवक्ता के रूप में समझता हूं, जिस अधिवक्ता की मैं व्याख्या कर रहा हूं, जिस अधिवक्ता को मैं बोल रहा हूं, केवल इन झोपड़ियों में लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री लेने वाले मैं लोगों को नहीं मानता। मैं उन अधिवक्ताओं को अधिवक्ता मानता हूं जो विद्वत्ता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं, जो अपने न्याय दिलाने की जिजीविषा से, न्याय दिलाने की जिजीविषा, जी हाँ, इस सब पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। न्याय दिलाने की जिजीविषा वो होती है जो जीने की इच्छा होती है, उसे जिजीविषा कहते हैं। न्याय दिलाने की इच्छा उनके जीने की इच्छा के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए वह अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता स्वतंत्र अपने साम्राज्य का स्वयं निर्माता होता है।
अधिवक्ता अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने विद्वत्ता, विनम्रता, अपनी निर्भीकता और न्याय दिलाने की जिज्ञासा के आधार पर निरूपित करता है और समाज में पूजित होता है। वह संत होता है, वह फकीर होता है, वह संत और फकीर होता है जो न पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है, न किसी का शत्रु होता है न किसी का मित्र होता है। वह वकालतनामे की दूरी तक अपने विधिक ज्ञान के आधार पर वादकारी को विधिक निरूपण के अनुसार न्याय दिलाने के लिए अपनी विद्वत्ता, विनम्रता और अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय रूपी मंदिर में बैठे हुए न्यायाधीश रूपी परमेश्वर को बताता है कि यह न्याय दिया जाना चाहिए। इसीलिए अगर न्याय मंदिर है और न्यायाधीश न्याय के परमेश्वर है, न्याय प्रदाता अगर हमेशा न्याय प्रदाता परमेश्वर है। जब भी जहां भी किसी भी अन्याय से प्रताड़ित वादकारी को, किसी गरीब मजलूम को जो जहां पे भी न्याय दे देता है, वह न्याय देने वाला न्याय प्रदाता परमेश्वर का स्थान प्राप्त करता है और जो न्याय दिलाता है वही कर्मयोगी और फकीर का स्थान प्राप्त करता है। तो इस न्याय मंदिर की सूचना, न्यायालय रूपी न्याय मंदिर की सूचना तब तक बरकरार है जब तक इन अधिवक्ताओं के रूपी कर्मयोगियों की संख्या इस न्यायपालिका रूपी न्याय मंदिर में मौजूद है। परमेश्वर के सामने न्याय आप मंदिर में जाइए, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बड़ी बड़ी मूर्तियां पड़ी है, लेकिन सुबह अगर इनका जलाभिषेक न किया जाए, सुबह अगर स्नान न किया जाए, मंदिर या मस्जिद जहां पे भी हो उसकी सफाई न किया जाए, या फकीर और ये संत अगर वहां पे न करें, तो उस मंदिर में बैठे हुए परमेश्वर स्वयं अपनी सफाई नहीं कर सकते। उसके लिए पुजारी की आवश्यकता होती है। इसलिए न्याय मंदिर का पुजारी या अधिवक्ता वास्तविक रूप से कर्मयोगी होता है और मंदिर का फकीर होता है और अपनी सूचना के आधार पर वह न्याय दिलाने का कार्य करता है। न्याय दिलाना इस धरती का सबसे कठिन कार्य है। न्याय स्वर्ग की अक्षुण धरोहर है। न्याय अधिकार और कर्तव्य के बीच का वह सामंजस्य का केंद्र बिंदु है जो अगर न्याय को अगर इस धरती से हटा दिया जाए तो मानवता में परिवर्तित हो जाएगी। न्याय विहीन समाज हमेशा दानवता की संरचना करता है और न्याय से युक्त समाज हमेशा मानवता का संरक्षण करता है। न्याय जहां है वहीं मानवता रहती है। इसीलिए कहा गया है, हमारे संतों ने बड़ी सरल भाषा में कहा कि न्याय क्या है और न्याय दिलाना कोई साधारण चीज नहीं है। सभी वर्गों का सम्मान है, समाज में सबका योगदान है। लेकिन अधिवक्ताओं का मैं विशेष रूप से न्याय मानता हूं। मैं एक अध्यापक को समाज का एक वह विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति मानता हूं जो समाज को ज्ञान दिलाने, अपने ज्ञान के आधार पर समाज को शिक्षित करता है, समाज को अपनी शिक्षा के आधार पर मजबूत करता है। इसलिए वह विश्व कुल गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में अध्यापक एक गुरु का स्थान प्राप्त करता है। लेकिन मैं उन अध्यापकों को गुरु नहीं मानता जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से छात्रों का शोषण करते हुए, धनोपार्जन करते हुए उसके लिए हमें अपने प्राचीन उसकी तरफ जाना पड़ेगा और अध्यापक शब्द को समझना पड़ेगा। मैं उनको अध्यापक मानता हूं। मैं मानवता की रक्षक, वो जो चिकित्सक है जो मानवता का संरक्षण करते हैं, जो मानवता की रक्षा करने के लिए डॉक्टर और चिकित्सक का रूप धारण करते हैं, मैं उन्हें देव का मानवता की प्रतिमूर्ति मानता हूं, देवताओं की प्रतिमूर्ति मानता हूं, क्योंकि मानवता की रक्षा करते हैं, उनका योगदान कम नहीं है। लेकिन मॉन्स्टरस नर्सिंग होम्स के माध्यम से लोगों की किडनी तक निकाल देने वाले और मरते हुए लाश पर भी अपनी बिल की मांग करने वाले ऐसे राक्षसी नर्सिंग होम्स के संचालकों को मैं मानवीय चिकित्सा की प्रतिमूर्ति नहीं मानता, क्योंकि भौतिकतावादी दृष्टिकोण ने राक्षसी समाज का संरचना कर दी। इन परिस्थितियों में आज भी अधिवक्ता अपने व्यक्तित्व की विश्वसनीयता का प्रतीक बना हुआ है। भाई अपने भाई को, सगे भाई को वकालत में सादे कागज पर दस्तखत करके नहीं देता, उनके द्वारा लिखाए हुए, टाइप किए हुए कागज को बिना पढ़े दस्तखत नहीं करता, मां नहीं करती, बाप नहीं करता, मगर यह वादकारी, गरीब वादकारी दी पीपुल ऑफ इंडिया का वह पीपुल जो ये भारत राष्ट्र के डेमोक्रेटिक सेटअप का मास्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब वह सबसे बड़ा अगर सॉवरेन अगर एग्जिस्ट करता है तो उस पीपुल में होता है जो गरीब वादकारी है। एक गरीब वादकारी जिसके लिए ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ये कार्यपालिका, ये व्यवस्थापिका, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये पार्लियामेंट, ये असेंबली, ये सबके लिए जो बनी हुई है वो गरीब वादकारी के लिए बनी हुई है। और वह गरीब वादकारी जिसके आंसुओं को पोंछने के लिए न्यायपालिका, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना हुआ है। उस गरीब वादकारी के आंसुओं को पोंछने के लिए जो कार्य करने वाला व्यक्तित्व होता है, वह कार्य करने
लिए न्याय दिलाने का व्यक्तित्व होता है, और न्याय दिलाने का कार्य इतना कठिन है। अध्यापक विद्वान होता है, डॉक्टर दयालु हो सकता है, इंजीनियर वास्तुकार हो सकता है, लेकिन न्याय विद्वत्ता, निर्भीकता और न्याय दिलाने की जिजीविषा, इन सबको जोड़कर रखने वाला व्यक्तित्व अगर कोई होता है तो यह अधिवक्ता होता है। यह सारी चीजें एक साथ में मिलेगी, व्यक्तित्व की विश्वसनीयता की सहयोग। लेकिन मैं जिसे अधिवक्ता के रूप में कहता हूँ, वह अपनी विद्वत्ता और विनम्रता के आधार पर अपनी वीरता को प्रकट करते हैं, न कि अपनी उच्छृंखलता के आधार पर अपनी कायरता को प्रकट करते हैं। उच्छृंखल समाज हमेशा कायर हुआ करता है, कायरों का हुआ करता है। वीर हमेशा विनम्र होते हैं, चाहे आप प्रभु श्री राम का नाम लें, चाहे आप श्री कृष्ण का नाम लें। जितने भी वीरों की श्रृंखलाएं पाएंगे, राणा प्रताप से लेकर शिवाजी तक लेकर उनके विनम्रता की मांगी जाएगी। चाहे आप किसी भी मुल्क में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में वीरों का समाज मांगेंगे, उनकी विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी बात मानी जाती है। और जितने कायर होते हैं वही उच्छृंखल होते हैं, जिनके अधिवक्ता सरस्वती का वरद पुत्र होता है। इसलिए उसकी भाषा कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसकी भाषा में कभी उच्छृंखलता नहीं आता। वह न्याय के मंदिर की पूरी सम्मान के साथ साथ न्याय के परमेश्वर के सामने अपनी बात को दृढ़ता से रखता है। और यही वजह है कि हमारे संतों ने बड़े चंद शब्दों में कहा कि न्याय देना दिलाना कोई साधारण बात होता तो सब लोग करते थे। जब एक दरोगा के पास एक मजलूम गरीब जाता है, उसे नहीं मिलता न्याय, तो एसएसपी दे देता है, तो वही उसके लिए भगवान। जब एसएसपी भी नहीं देते, डीएम साहब भी नहीं देते और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता, तब वह अंतिम केंद्र बिंदु इस न्यायपालिका में आता है। और तब कौन न्याय दिलाता है? हमारे उन्होंने कहा कि निंदंत नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वायश्रेष्ठम अद्यैव मानवस्तु युगान्तरेव न्यायात् प्रथा प्रचलन्ति न धीरा। नीति में निपुण लोग निंदा करते रहे। एक विद्वान अध्यापक के घर पे रोज उनका पड़ोसी या अध्यापक महोदय उन पड़ोसी के घर पे जाते होंगे, डॉक्टर साहब भी जाते होंगे, पत्रकार भी जाते होंगे, सब लोग जाते होंगे, सबका योगदान है। लेकिन अगर एक दिन किसी बड़े माफिया द्वारा या किसी धनपशु द्वारा, पुलिस द्वारा हीरोइन का, बलात्कार का या कोई अन्य जघन्य कांड में उनके घर के लड़के को पुलिस ने फंसा दिया, दूसरे दिन से उस परिवार में सारे लोग जाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हीरोइनबाज का घर है, ये हीरोइनबाज हीरोइन में पकड़ा गया, ये बलात्कार में पकड़ा गया या माफिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। लेकिन नीति में निपुण लोग यानी विद्वान लोग उसकी निंदा करना शुरू कर देंगे। लेकिन वही व्यक्ति जब अधिवक्ता के पास आता है, अधिवक्ताओं को तुरंत उसका वकालतनामा लगाएगा। उसको लोग कहेंगे कि ये चोर का वकील है, या बलात्कारी का वकील है, या अत्याचारी का वकील है, या सबसे गंदे आदमी जो वकालत करने वाला आदमी है। निंदंत नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करते रहे, अधिवक्ता उसकी परवाह नहीं करता। वह उस गरीब जो भी है जानता है कि पुलिस कितने सच्चे मुकदमों में फंसाती है। लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वायश्रेष्ठम। एक गरीब वादकारी ने शाम को हमसे पैसा 100 रुपया दिया, 500 दिया, 1000 दिया, 10,000 दिया, गरीब ने नहीं दिया, वकालतनामा हमसे साइन करा दिया। शाम को नगर सेठ आकर कहेंगे वकील साहब ये गरीब क्या देगा, हमारे खिलाफ आपने इसके लिए वकालतनामा लगाया है, वकालतनामा बदल दीजिए और हमारी तरफ से हो जाइए, ये लीजिए 1 लाख रुपया, ये लीजिए 2 लाख रुपया, ये गड्डी लीजिए। ये अधिवक्ता रूपी कर्मयोगी लात मार देगा, कहेगा कि नहीं, मैंने गरीब वादकारी की तरफ से वकालतनामा लगाया है, अब इसी की तरफ से रहता हूं, मैं आपकी तरफ से वकील नहीं हो सकता। फिर वो कहेगा ठीक है, आप न हमारी तरफ से रहिए न उनकी तरफ से रहिए, अपना वकालतनामा हटा लीजिए। तब ये कहेगा लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वायश्रेष्ठम, वकालतनामा इस गरीब की तरफ से लगा दिया हूं, मैं तक इसी का मुकदमा लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये कर्मयोगी अधिवक्ता, इसलिए अधिवक्ता फकीर होता है, इसलिए अधिवक्ता संत होता है, इसलिए अधिवक्ता कर्मयोगी होता है। इतना ही नहीं है, किसी माफिया डान ने किसी गरीब मजलूम के विधवा के पति को या उसके बेटे को या उसकी हत्या कर दी हो, कोई वकालतनामा लगाने को तैयार नहीं होगा, कोई उस माफिया डान के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। लेकिन वहां पर भी यह कर्मयोगी अधिवक्ता उसके खिलाफ वकालतनामा लगाकर खड़ा हो जाएगा। माफिया डान का खबर आएगा कि वकील साहब शाम को घर नहीं पहुंचेंगे अगर मेरे खिलाफ बहस किया। वकील अधिवक्ता कहेगा मुझे गोली मार देना, लेकिन आज जज साहब की अदालत में तुम्हारी बेल के खिलाफ पूरी तन्मयता से बहस करूंगा और तुम्हारी बेल खारिज कराने की
अधिवक्ता कर्मयोगी इसलिए होता है। अधिवक्ता विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति होता है। अधिवक्ता सरस्वती का वरद पुत्र होता है। अधिवक्ता स्वतंत्र अपने साम्राज्य का स्वयं निर्माता होता है। अधिवक्ता समाज में सम्मान इसलिए नहीं प्राप्त करता कि वह किसी धन पशु की तरह खरीद लेता है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने कार्य, अपनी विद्या, अपनी विनम्रता और अपने आधार पर अपने व्यक्तित्व का निरूपण किया। अधिवक्ता वेतनभोगी कर्मचारी और अधिकारी नहीं होता, इसलिए अधिवक्ताओं की निर्भीकता, उनकी वाणी को कोई दबा नहीं सकता। यही वजह है कि जब गरीब वादकारी रूपी द्रौपदी अपने हक और हकूक के अधिकार को मांगते हुए उसे जब कोई नहीं, उसकी इज्जत छीर क्या है, द्रौपदी जनता है, और उसका उसके चीर का जब हरण हो रहा हो, उसके अधिकार का हरण हो रहा हो, उस समय सबसे बड़े रथी भीष्म भी उपस्थित है। गुरु महान शक्तिशाली धनुर्धर द्रोणाचार्य भी उपस्थित हो, और जो शासन रूपी शासन तंत्र द्वारा उसका चीर का हरण किया जा रहा हो, दुर्योधन रूपी राजतंत्रात्मक प्रणाली द्वारा उसके अधिकार का हनन किया जा रहा हो, और धृतराष्ट्र रूपी शासक अंधा बनकर बैठा हो, कोई मदद करने वाला न हो, भीम की गदा भी युद्ध क्रीड़ा में पराजित हो, धर्मराज जैसे धर्मराज कहा जाता था अपनी पत्नी को ही युद्ध क्रीड़ा में हार कर बैठे हो, अर्जुन की गांडीव भी वहां पराजित हो, जहां कोई मदद करने वाला नहीं होता, उस समय उस जनता रूपी द्रौपदी की चीख को सुनकर जो सबसे बड़ा अधिवक्ता, जो सबसे प्रथम अधिवक्ता, जिसने अधिवक्ता के रूप में एक इतिहास रचा, महाभारत का इतिहास रचा, वह कर्मयोगी श्री कृष्ण दृश्य रूप से वहां उसी तरह गरीब जनता जब उसे थाने पे न्याय नहीं मिलता, उसे कहीं न्याय नहीं मिलता, उसे डीएम साहब क्या न्याय नहीं मिलता, एसएसपी क्या नहीं मिलता, तो ये गरीब कृष्ण रूपी कर्मयोगियों के चौकी पे पहुंच जाते और कहते कि मेरी हत्या हो रही है, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, मेरी मदद करिए। तब ये कर्मयोगी रूपी अधिवक्ता धूल में, धूप में, बारिश में जो ये बाहर बैठे हुए, जिनके बैठने तक की पूरी समीचीन व्यवस्था नहीं है, उसमें बैठ के दरखास्त लिखे, पिटीशन तैयार करके, दावा तैयार करके दौड़ पड़ते हैं ये परमेश्वर रूपी न्यायालय में बैठे परमेश्वर के स्थान पर, क्या न्याय करिए। इसलिए हम कर्मयोगी अधिवक्ता को कर्मयोगी कहते हैं, जब उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता, उसमें ये कर्मयोगी अधिवक्ता। इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में बार एसोसिएशन क्यों? वही बार एसोसिएशन, लॉर्ड डेनिंगहम ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बार इज द जज ऑफ जजेस, जहां जज के जजमेंट्स को निर्णय किया जाए, जहां जज के जजमेंट्स पर चर्चा किया जाए, बार जज का जज कर दिया, इसलिए बार इज द जज ऑफ जजेस। व्हेन आई से बार एसोसिएशन, बार मतलब बार इज नॉट ओनली एडवोकेट्स, बार इंक्लूड्स एडवोकेट एंड जजेस बोथ, क्योंकि जब ये वादकारी गलती करके आता है तो हम अधिवक्ता अपनी विद्वत्ता से, अपनी बुद्धि से उसके सभी अधिकारों को लिख के देते हैं, और हम अगर गलती करते हैं तो सीपीसी में तो अमेंडमेंट का प्राविधान है, सीआरपीसी में तो वो भी नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन पंच परमेश्वर होता, यह जो न्याय, मैं न्यायाधीश को अगर परमेश्वर कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी, आप लोग सब लोगों ने पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस क्षण न्याय देने की कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति बैठता है, उसके अंदर परमेश्वरत्व आ जाता है। इसीलिए मित्र अपने मित्र के विरुद्ध निर्णय दिया, उन्होंने स्टोरी में यही दिया है, एक मित्र ने अपने मित्र के विरुद्ध एक बुढ़िया के पक्ष में निर्णय दिया और यह साबित किया कि परमेश्वर का तत्व है। जब हम अपनी विद्वत्ता, अपनी विनम्रता और निरूपण के आधार पर सारे तत्वों को न्यायालय में रख देते हैं, तो हम अपने कर्तव्य से स्थिति से मुक्त हो जाते हैं, अपने कर्तव्य बोध में अपराध बोध नहीं जोड़ पाते, और हमें यह होता है कि हमने अपना पूरा कर्तव्य कर दिया, हमने जितनी दुआएं करनी थी, जितनी भी मांग करनी थी, जितनी भी याचना करनी थी, फकीर के रूप में, संत के रूप में परमेश्वर की मूर्ति के सामने रख दिया। अब परमेश्वर द्वारा अगर कोई अनाथ किया जाता है तो जजेस आर answerable to none except their judicial conscience. When I say judicial conscience, that conscience is a very important thing. और मैं आज
यह कहना चाहता हूं कि जिस समय आप लोग वकालत में आए होंगे, मऊ के अधिवक्ताओं का एक विस्तृत इतिहास है। यहाँ पे भले ही अदालत यहाँ की बाद में बनी हो, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ के अधिवक्ताओं ने आंदोलन भी किया है, हमेशा अधिकार के प्रति सचेत होकर किया है और बड़ी सूझबूझ से उस आंदोलन का निराकरण भी किया है। किसी भी मामले में मैं यहाँ के अधिवक्ताओं को आजमगढ़ के अधिवक्ताओं से कम नहीं हूँ। आजमगढ़ में भी मैं गया हूँ, आजमगढ़ में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं वहां से वोट नहीं मिलता मुझको, मुझे वहां ज्यादा वोट मिलता, मुझे ज्यादा वोट मिलता और मैं वहां ज्यादा वोट पाता हूं। लेकिन मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं कि आपके यहां जितने अधिकारों के हक पर जितने आंदोलन हुए, उस तरीके का आंदोलन मुझे आजमगढ़ में देखने को नहीं कम मिले। वजह यह थी कि कहीं ना कहीं यहां के अधिवक्ताओं में ऐसी एकता है कि शमसुल हक जी भी अध्यक्ष 4 बार बनते हैं। यह एकता जातिवाद, धर्मवाद, व्यक्तित्ववाद, स्थानिकता को छोड़कर गुणग्राहकता के आधार पर प्रदर्शित करता है। यह एक चीज है। अदृश्य रूप से और भी बातें हो सकती हैं, बहुत सी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि संख्या बल ब्राह्मण का जाते हो सकता है, ठाकुर का जाते हो सकता है, भूमिहार का जाते हो सकता है, गुप्ता जी का जाते हो सकता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का संख्या कम है। और इसलिए अगर कम संख्या वाला व्यक्ति जीतता है तो हम समझते हैं यह कहीं न कहीं यह बात एक वर्णित होता है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश या बार एसोसिएशन केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, हम गरीब वादकारियों के हित के संरक्षण के लिए ये बार एसोसिएशन और न्यायाधीश दोनों बने। और जब यह गरीब वादकारी को किसी गरीब को जो न्याय जिला न्यायालय में मिल जाना चाहिए वह नहीं मिलता और उसे उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है या उच्च न्यायालय जाना पड़ता है, उतनी देर में जो उसके 20,000, 25,000, 45,000 खर्च होते हैं, उसका घर बिकता है, उसका जमीन बिकता है, यह दर्द का विषय होता है। वह दर्द का विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम अधिवक्ताओं से भी अपील करते हैं कि आप 15 साल पहले अपनी सीनियर अधिवक्ता बैठे हुए हैं, 15 साल 20 साल पहले का याद करिए। मैं आगे की 2 रो में देखता था, आगे की जो पहले की रो होती थी वह आगे की रोज सीनियर अधिवक्ता अपने आप बैठते थे और हमारे जैसे जूनियर हिम्मत भी नहीं करते थे कि उस रो पे जाके बैठे। और आज विगत 10 सालों से मैं देख रहा हूं, 8 सालों से देख रहा हूं कि सीनियर अधिवक्ता स्वयं आगे की कुर्सी पे जूनियर को अपनी फाइल लेकर पहले से बैठा देता है कि डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में तुम कुर्सी पे अपनी यह चेयर घेर कर रखना ताकि जब मैं पहुंचूं तो मैं आगे कुर्सी पे बैठूं। मैंने देखा, मैंने ये कहा, ये अगर आपकी सीनियरिटी के आधार पर जूनियर स्वयं उठकर आपको कुर्सी आगे की नहीं दिया तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सीनियर और जूनियर के बाद ग्राहकता में कमी आ रही है। इसे हमें समझना है। कहां गई, कहां गए हम लोग? केवल यह अध्यापन या एक केवल व्यवसाय नहीं, अधिवक्ता व्यवसाय है। सीनियर ये गुरुकुल की महनीय परंपरा अगर कहीं भारत राष्ट्र में देखने को मिलती है तो वह बार एसोसिएशन के अंदर मिलती है। यह जो सीनियर एडवोकेट है वह गुरु हैं और यह ऋषि हैं और यह जो जूनियर एडवोकेट है ये ऋषि कुमार हैं। अगर ऋषियों द्वारा इन ऋषि कुमारों को कायदे से परिणत और संचयित किया जाएगा तो निश्चित मानिए यह गुरुकुल बार एसोसिएशन माननीय है। दैट्स व्हाई लॉर्ड कनिंघम ने कहा बार इज द जज ऑफ जजेस, जज के जजमेंट को जहां किया जाए वो होता है। और जो जजेस ऑफिसर्स को ये कहा गया, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने कहा, मैं क्षमा के साथ जिला जज साहब के सामने, चूंकि यहाँ न्यायाधीश और हमारा परिवार है, मैं कहना चाहता हूँ सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, हाई कोर्ट से कोई रिटन सर्कुलर भी नहीं आया है। अदृश्य रूप से तो मैं देखता हूँ, मैं विरोध करता हूँ कि अभी वीआईपी कल्चर जुडिशरी में जो है वह कम हुआ है। मैंने हर चीफ जस्टिस से कहा, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं, यह चीज इसलिए रख रहा हूं कि गरीब वादकारी का हित सर्वोच्च है। जिस व्यक्ति को यहां न्याय मिलना चाहिए, जिसकी बेल 10 साल पहले ललकारने वाले की बेल, पीछे बैठने वाले की बेल या साथ में रहने वाले की बेल, अब 10 साल पहले के ऑर्डर पे बेल ऑर्डर निकलवा रहे अपनी फाइल का। न सीपीसी बनता है, न सीआरपीसी बनता है, न एविडेंस एक्ट बनता है। फिर कैसे वो बेल उस समय होती थी और इस समय रिजेक्ट हो रही है? यह बहुत
बड़ा आंतरिक प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या यह कैसे नहीं होना चाहिए। और संविधान और विधान उस गरीब अधिकारी के लिए है। अगर आपने वह बेल जो पहले मिलते थे, पहले जब कोई भी कंप्यूटर नहीं था, पहले कंप्यूटर नहीं था, पहले कोई भी साधन नहीं था, पहले कोई खाने की बेल नहीं थी, पहले कोई सूचना का संचार का हमारे पास ताकत नहीं था, तो एक दिन 2 दिन बाद बेल की डेट लग जाती थी और दरोगा जी थाने से दौड़ कर पूरी रिपोर्ट कराती थी। और अगर किसी क्रिमिनल महोदय अगर दूसरे दिन पेश नहीं करते थे तो डिस्ट्रिक्ट जज कहते थे कि मैं आज बेल दे दूंगा। मान्यवर रुक जाइए, मैं बहुत दूर से बहुत वैसे ही जा रहा हूं, अब बुलाइए नहीं। हाँ भैया, तो हम लोग को बुलाइए मत, अब बुलाइए तो सुनिए। अगर आप हमको जल्दी तो छोड़ो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी दिल्ली के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परीक्षागृह में कहा कि those district judges are better knowing the situations and they are better well versed and he can grant the bail, he can give the relief, but they are not giving because they are thinking if I grant the bail I will be targeted. न्यायाधीश अगर भयवश या किसी प्रभाववश अगर डर जाए तो न्यायाधीश में परमेश्वर नहीं आएगा। अगर आपको परमेश्वर को प्राप्त करना है तो आपको निर्भीकता रखनी होगी। अगर हमें आप जज में रहूंगा, डिस्ट्रिक्ट जज से हाईकोर्ट जज बनने में कौन रोकेगा अगर आपके न्याय बार एसोसिएशन की ताकत आपके साथ रहेगी। और मैं कहूंगा, बारंबार कहूंगा कि जो न्यायाधीश ईमानदारी से गरीब अधिकारियों का आपसे पूछ रहा हो, उसमें बार एसोसिएशन में हमारा भी दुरुपयोग एडजस्टमेंट्स का दुरुपयोग हमने बहुत किया भाइयों। यही वजह था कि आज सिविल कोर्ट में सिविल के मुकदमे कम हो गए और सिविल के जुरिस्डिक्शन आज क्रिमिनलाइजेशन के जुरिस्डिक्शन बनते जा रहे हैं। सिविल के मुकदमे क्रिमिनल के मुकदमे बनके दाखिल हो रहे हैं। सट्टा किया है, साफ पैनामा नहीं किया, 419 420 में एफआईआर हो रही है और उसमें लोग बेल करा क्योंकि सिंपली एग्रीमेंट एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस की दावे। क्यों? क्योंकि हमने एडजस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट्स का मिसयूज किया और आज सिविल कोर्ट के जो दावे 100 200 पहले दाखिल होते थे महीने के अंदर, आज 10 और 5 की संख्या में दाखिल हो रहे हैं। और आज सिविल में हमारा व्यापार पैनामा है, सैलरी है, मेरा दाखिल खारिज है, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, दावा दाखिल हुआ, इशू नोटिस हाईकोर्ट ने कहा रिवाइजेबल भी नहीं है। तो क्या मतलब माफिया कब्जा कर ले। जस्टिस मुनीर के सामने एक केस आया जिसमें टेनेंट की दुकान जबरदस्ती खाली कराई जा रही और उस दुकान में किराए का एग्रीमेंट था, रसीदें थी और जब वो स्टे नहीं दिया मुंसिफ ने तो हाईकोर्ट में रिट हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जस्टिस मुनीर को। उन्होंने लिखा कि I have gone through the documents. He has filed, the plaintiff has filed in the lower court the suit and he has got the agreement, he has got the receipt, he has got all the taxes and all the papers, relevant papers. Prima facie case is made out. Even then the lower court has said विपक्षी को, प्रतिवादी को सुना जाना न्यायोचित होगा, इसलिए आगे की डेट लगा। कहा जब वो बेदखल हो जाएगा तो आगे आप क्या डिसाइड करेंगे? और लिखा prima facie case is made out, injunction order is granted and till further order of this court, the court is granting the injunction order and lower court is directed that in such prima facie cases it should see and decide according to law. क्या हुआ? मुंसिफ साहब, आपने तो एक झटके में यह देखने के लिए कि हम इंजेक्शन देंगे तो लोग कहेंगे कि पैसा देते हैं, इसलिए इंजेक्शन नहीं दिया। तो मैं पूछूं, ईमानदार पे ईमानदार न्यायी अन्यायी बेहतर जज है या वो सब नहीं यूज करूंगा, उसे आप महसूस करिए, या कुछ अदरवाइज के सजेशंस के साथ न्याय करने वाला जज बेहतर जज है? ये क्वेश्चन उपस्थित हो गया है आपके सामने। आप ईमानदारी दिखाने के लिए अन्याय मत करिए। किससे डर रहे हैं आप? आप न्यायपालिका स्वतंत्र परमेश्वर का स्थान प्राप्त किए हुए हैं। ये बार एसोसिएशन आपकी कवच के रूप में आपके साथ खड़ी है और यह अधिवक्ताओं से भी अपील करूंगा, अगर कोई रिलीफ दे, कोई न्यायाधीश रिलीफ दे तो उसके सामने ये मत कहिए कि आपने इसमें दिया तो हमारे में भी दीजिए। भले आपका केस न बनता हूं, क्योंकि वकील 100 से ज्यादा जानता है उसका केस कमजोर है कि नहीं। दोनों बातें मैं कहना चाहता हूं। इन परिस्थितियों में मैंने आपका बहुत समय दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी आदत है
मैं बनारस से चल के अपनी पूरी बनारस कचहरी में अपने अनुवादकारियों के मुकदमों को छोड़कर बार काउंसिल का निर्वाचित मेंबर होने के नाते मैं आता रहा हूं, और जहां भी आरोप लगाया जाता है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती, इसलिए अधिवक्ता समाज उद्दंड हो गया है। मैं इस आरोप को सर्वथा निराधार मानते हुए कहता हूं कि देश स्वतंत्र होने के बाद कई काउंसिल्स बनी, मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल और तमाम काउंसिलें बनी। आज तक किसी भी काउंसिल ने अपने किसी भी मेंबर को दंडित करते हुए उसे निष्कासित नहीं किया, और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के सामने जिन अधिवक्ताओं का कंप्लेंट आता है उसे हम अकॉर्डिंग टू लॉ डिसाइड करते हैं, और हमारे जजमेंट की अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में होता है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के किसी भी निर्णय को यह नहीं कहा कि यह निर्णय गलत था या यह निर्णय नहीं होना चाहिए था। अधिवक्ताओं को विद्वत्ता के प्रतिमूर्त होना चाहिए, विनम्रता के प्रतिमूर्त होना चाहिए, लेकिन अधिवक्ताओं को कायर और तब्बों की फौज नहीं होना चाहिए। जहां कभी अन्याय होता हुआ दिखाई दे, जहां कभी न्याय की आत्मा दबाई जाती हो, उस अन्यायी व्यक्ति के सामने निश्चित रूप से अधिवक्ताओं को बुलंदी के साथ अपनी आवाज रखना चाहिए। हाँ, हड़ताल नहीं होनी चाहिए बेवजह की हड़ताल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गरीब वादकारी आता है और उससे हमें हमारी वृत्ति मिलती है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, वह हमारा वृत्ति के रूप में आता है। वह जब जाता है उसे रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन जब न्यायपालिका की अस्मिता में प्रश्न चिन्ह हो, भारत राष्ट्र की अस्मिता में प्रश्न चिन्ह हो, गंभीरतम मुद्दे हो, तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के सामने अगर व्यवस्था हो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अवश्य हड़ताल करनी चाहिए। यकीन है, क्योंकि अगर मुशर्रफ को सैक किया गया, अगर मुशर्रफ ने सैक किया मुख्य न्यायाधीश को, उस समय अगर वहां के आवाम ने और अधिवक्ताओं ने हड़ताल न किया होता तो मुख्य न्यायाधीश का पद न बचा होता और मुख्य न्यायाधीश को पुनः पदस्थ न किया गया होता। इसलिए अधिवक्ताओं को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो गंभीरतम विषय हो उस पर हड़ताल करनी चाहिए, ताकि जिले और शहर और प्रदेश के लोग कहें कि वाह, अधिवक्ताओं ने आज ये बहुत बढ़िया काम। तब जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करेंगे, साल में कभी एक बार करेंगे, कभी अचानक एक बार हड़ताल करेंगे, तो उसमें न्यायाधीश लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये चीज होनी चाहिए थी। अब किसी सीजीएम नाडियाड वाला के साथ एक इंस्पेक्टर ने बदतमीजी किया था, पूरे भारत राष्ट्र के अधिवक्ताओं ने आंदोलन करके न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए आंदोलन किया। जब 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट को सैक करके एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, उस समय उच्चतम न्यायालय के बाद में हड़ताल किया था, 7 दिन तक हड़ताल किया था, पूरे भारत राष्ट्र में हड़ताल हुआ था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की गरिमा के प्रश्न चिन्ह का सवाल था। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि हड़ताल गलत। अब कोई कह नहीं, ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे होना चाहिए। लेकिन न्यायिक अधिकारियों का यह परिवार हमारा परिवार, जस्टिस बी आर कृष्णा की चंद पंक्तियां मैं समर्पित करते हुए और बार काउंसिल बार एसोसिएशन की अपनी कमियां भी बताना चाहता हूं, और उस कमियां के जिम्मेदार हम तो है ही हैं, आप भी हैं। आज अगर आपने प्रदीप सिंह जैसे मेंबर को वहां भेजा है जो नौजवान कभी आंदोलन में कदम से कदम लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़ा हो जाता है, तो मैं आपके निर्वाचक मंडल को वरीय मानता हूं और कहता हूं कि वास्तविक रूप से आपने जाति सम्राट तोड़ते हुए एक ऐसे प्रदीप सिंह को भेजा जो कहीं ना मुझे दिखता है कि मेरी लड़ाई में, मेरी अगुवाई में कहीं जरूरत पड़ती है, तो कंधे से कंधे लगा खड़ा होने वाला नौजवान व्यक्ति मेरे सामने। लेकिन हम बार काउंसिल के हम जो मूर्ति है, जिसके वास्तविक मूर्तिकार आप हो, ये मूर्ति के कंसिडरेशन अगर जाति पे, स्थानीयता पे हम कितने ही योग्य हो, अरुण त्रिपाठी बहुत अच्छे हैं, योग्य हैं, लेकिन हम वोट अपनी बिरादरी में देंगे। ये गिरावट जब तक नहीं टूटेगी, अधिवक्ताओं को कर्मयोगी और अधिवक्ताओं की एकता उनके बार एसोसिएशन का इतिहास नहीं मिलेगा। आप याद करिए, आप वरिष्ठ लोग जब आए थे और बार काउंसिल का मेंबर मैं भी पहली बार हुआ था, उस समय 1 रुपया बार काउंसिल के माध्यम से किसी भी अधिवक्ता के मत नहीं, अधिवक्ता मर जाते थे कि विधवाओं को 1 पैसा नहीं मिलता। कालांतर में बार काउंसिल के प्रयत्न से आज अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपया 70 साल की कम उम्र में प्रदीप सिंह ने बताया मिल रहा है।
70 साल से ऊपर किसी भी उम्र तक मरने वाले अधिवक्ताओं को कोई प्रावधान नहीं था। 60 साल तक का पहले हुआ था, 70 साल तक हुआ। 70 साल के बाद कोई भी अधिवक्ता मरे, किसी भी उम्र तक मरे, 100 साल तक की उम्र मरे, तो भी उनको 1.5 लाख रुपया बार काउंसिल द्वारा दिया जा रहा है। और 5 लाख का अधिवक्ता कल्याण निधि से जो 5 लाख मिल रहा है वो मिल रहा है, जूनियरों को मिल रहा है, मेडिकल एड मिल रहा है। मगर और भी बहुत कुछ हो सकता है जो नहीं हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप मूर्तिकार हो, क्योंकि इन लगी हुई मूर्तियों को बनाने वाले निर्माता आप हो। अगर उन मूर्तियों में कोई कमी है तो आपकी तूलिकाओं में कोई कमी रही होगी, आपके ध्यान में कोई कमी रहा होगा। अगर निर्वाचन बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का मिठाई पूरी स्थानीयता, जाति के और धर्म के आधार पर होगा तो निश्चित रूप से गिरावट आएगी, और उस गिरावट के हम और आप जिम्मेदार हैं। मैं ये मानता हूं कि बार एसोसिएशन ने वाकई में ये जो जीत है, ये न किसी का निर्वाचन में, किसी का हार है, न जीत है, मत पुष्पों रूपी व्यक्तित्व की विश्वसनीयता जो माला आपने पहनाई है। ये निर्वाचित अध्यक्ष महामंत्री जब निवर्तमान होते समय इन मत पुष्पों की माला को अपने निर्वाचक मंडल को निवर्तमान होते समय इस सुरभित पल्लवित रूप में अपने सत्कृत्यों से सौंप देंगे, इनका निर्वाचन वर्ण हो जाएगा और इनका हो जाएगा। और जब बी.आर. कृष्णा अय्यर की मैं रूलिंग आप सभी को समर्पित करता हूं, जज साहबान को समर्पित करता हूं। ये बहुत अच्छी न्यायिक जुडिशियल टीम इनकी यहाँ मिली हुई है और जुडिशियल ऑफिसर्स की टीम मिली हुई है और आप अधिवक्ताओं का समाज मिला हुआ है, एक दूसरे के सहयोग से करना। तो उन्होंने कहा, बेंगलोर वाटर वर्क्स केस में नौजवान भाइयों से निवेदन करता हूं, ये लाइब्रेरी और किताबें में अधिक से अधिक समय बीतना चाहिए। उसके बाद जो समय बीते, इन बुजुर्ग सीनियर अधिवक्ताओं के द्वारा जिला न्यायालय में अदालतों में कैसे, किस मुद्दे पे, किस बहस पे कैसे बहस किया जा रहा है, कैसे पक्ष रखा जा रहा है, इसको सुनने में समय बीतना चाहिए। और बी.आर. कृष्णा अय्यर स्वनामधन्य न्यायाधीश, जिनका मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने कहा, जस्टिस इन हार्ट, डिक्शनरी इन हैंड्स, socio-economic perspectives should be the deciding factors, and the authority in dispensing justice is current judge. And law in mind. उसके आगे मैं with due respect में जोड़ता हूँ, and the officers who do render aid to the judges are advocates. उसके साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी को इस निर्वाचन के आधार पे सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।